सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त हो गया है देखने का सुपर प्राइम टाइम, जिसमें अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए करते हैं शुरुआत। दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। संक्रमितों के पैमाने पर विश्व के टॉप देशों में वायरस प्रसार बढ़ रहा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फहरिस्त में भारत दूसरे पायदान पर है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की उन 6 राज्यों पर खास नजर है जहां केस बढ़ते ही जा रहे हैं, ताकि संक्रमण की रफ्तार पर रोक लगे और इलाज की मुकम्मल व्यवस्था हो। लेकिन आसार ऐसे भी हैं जिसमें मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा है। देखिए भारत समेत दुनिया के मौजूदा हालात और महसूस कीजिए उस वेरिएंट के खतरे को जिसे वुहान लैब में म्यूटेट किया गया है। 2 महीने की राहत के बाद महामारी की आफत दुनिया में फिर वापसी कर रही है। दुनिया के कई देशों में संकट ने दस्तक दे दी है। इसलिए हालात हाहाकारी होने से पहले जितनी भी एहतियात बरती जा सकती है, बरती जा रही है। जितनी व्यवस्था होनी चाहिए की जा रही है, लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि जो लोग 2 महीने पहले कोरोना की मार से कराह रहे थे, वो खुद महामारी की तीसरी लहर को आमंत्रण दे रहे हैं। और भारत में इस तरह के लोग दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा ही नजर आ रहे हैं, जो लापरवाही के पैमाने पर अव्वल दर्जे पर काबिज है। इसलिए तीसरी लहर की आहट के साथ हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। यही वजह है कि दूसरी लहर से सबक लेने के बाद केंद्र सरकार ऐसे हालातों से निपटने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आशंका के मद्देनजर एक्टिव मोड में आ चुके हैं। जिसका सबूत है 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। ये वो 6 राज्य के मुख्यमंत्री थे जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस हैं। ये बताया जा रहा है कि देश के 80% कोरोना संक्रमित इन्हीं राज्यों में से हैं। ऐसे में अगर तीसरी लहर आती है तो सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं राज्यों को होगा। सबसे पहले लहर यहीं आएगी, लिहाजा यहां के समाधान के लिए प्रधानमंत्री ने चिंतन मंथन किया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब दूसरी लहर से किसी ने सबक लिया हो या ना लिया हो, लेकिन सरकार और प्रधानमंत्री तीसरी लहर की आशंका से बेहद अलर्ट हैं। अब ज्यादा केस और ज्यादा निगरानी वाले फॉर्मूले के तहत उन राज्यों पर खास ध्यान दिया जा रहा है जहां अभी भी एक्टिव केसों की संख्या बेहद अधिक है। तीसरी लहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति क्या है, इसको समझा जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में संकट कितना बड़ा होने वाला है, इसका अंदाजा लगा पाना इतना आसान नहीं है। फिर भी जिस दिशा में केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है, उस कदम का राज्यों के एक्टिव केस के आधार पर आकलन किया जा सकता है। केरल में इस समय एक्टिव केस 1,19,000 से ज्यादा हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां एक्टिव केसों की संख्या 1,07,000 से ज्यादा है। उसके बाद कर्नाटक में 32,300 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। तमिलनाडु में 29,900 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। आंध्र प्रदेश में 25,500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। और ओडिशा की बात करें तो वहां एक्टिव केस 19,700 से ज्यादा हैं। यही वो राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है, ताकि भविष्य में आने वाली चुनौतियों के सामने द्वार पर ही ऐसा अवरोधक लगा दिया जाए जिससे तीसरी लहर में नुकसान कम से कम हो और कराह रहे राज्यों को राहत मिले।
लेकिन इस टास्क को पूरा करने में सरकार के सामने चुनौती है। वो लोग जिन्होंने मान लिया कि कोरोना उन्हें छू भी नहीं सकता। आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस लापरवाही का जिक्र कर रहे हैं उसे साक्षात रूप में या तस्वीरों में आपने जरूर देखा होगा। और यही लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है क्योंकि वक्त बहुत कम है। WHO तीसरी लहर की शुरुआत से आगाह कर चुका है और इस लहर के आने में महीना नहीं बल्कि कुछ दिन बचे हैं। और इस दावे पर यकीन इसलिए करना होगा क्योंकि ये ICMR के डिवीजन ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीज के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने किया है। दावे के तहत अगस्त महीने के अंत तक कोरोना की तीसरी लहर आएगी। तीसरी लहर का कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना होगा। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग ही तीसरी लहर में शिकार होंगे। डेल्टा वेरिएंट का और खतरनाक होना घातक साबित होगा। तीसरी लहर के पीछे बड़ा कारण कमजोर इम्यूनिटी और वायरस के ज्यादा घातक हुए वेरिएंट को माना जा रहा है, क्योंकि इम्यूनिटी बनाने के बावजूद भी डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देगा और अगस्त महीने के अंत तक इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। तीसरी लहर के पीछे अगर वजह बनेगी तो IVV इंडिविजुअल चॉइसेज, वेरिएंट्स एंड वैक्सीन वेलोसिटी, इन तीन चॉइसेज में कि व्यक्ति क्या करता है। जिस तरह से आपने देखा माउंटेन्स पे और पिकनिक बनाने लोग बाहर गए, कांवड़ यात्रा भी है, इस तरह का कुछ गैदरिंग हो, ये इंडिविजुअल चॉइस में आता है। वेरिएंट्स, नए वेरिएंट्स अगर आने लगे, और तीसरा वैक्सीन वेलोसिटी, किस रफ्तार से हम वैक्सीन लगाते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जो तीसरी लहर को डिसाइड। ये तीन तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया की है, जो अलवर के थाना गाजी क्षेत्र में समर्थकों के साथ इस कदर उत्साह में हैं कि कोरोना को खुलेआम आमंत्रण दे रहे हैं। न उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान है, न ही उनके समर्थकों को SOP का। अब दूसरी तस्वीर देखिए।
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा की मिशन यूपी के लिए प्रियंका लखनऊ पहुंची, लेकिन हर प्रोटोकॉल को ताक पर रखा गया। तीसरी तस्वीर मिशन यूपी की शुरुआत कर चुके ओवैसी की है। यहां भी कोरोना को आमंत्रण देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। हालात बेहद हाहाकारी है, लेकिन कोई भी पिछली लहर से सबक लेने को तैयार नहीं। जान से बढ़कर कुछ नहीं। इसे लोग या तो समझने को तैयार नहीं या फिर जानबूझकर महामारी के वायरस को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। छह राज्यों में लगातार बढ़ रही संक्रमितों की संख्या को भी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। रही बात खुद को सुरक्षा के कवच में समेटने की, यानी वैक्सीनेशन की, तो कुछ तस्वीरें इस सुरक्षा कवच को धारण करने के दौरान हो रही लापरवाही की भी। ये तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर की है और ये भीड़ वैक्सीन लेने के लिए लगी है और नौबत मारपीट तक आ गई। वैक्सीनेशन सेंटर कथैया थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में बनाया गया, लेकिन वैक्सीन के लिए प्राथमिकता किसे दी गई, इस बात पर विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते दो गुटों ने महामारी को अपने घर तक का रास्ता दिखा दिया। हालांकि ऐसे हालात हर उस क्षेत्र में हैं जहां लोग इस जानलेवा विषाणु से डरे बिना वायरस को चुनौती दे रहे हैं। इसलिए अब डर यह है कि हालात कहीं दुनिया के दूसरे देशों की तरह न हो जाए। कोरोना के बढ़ते मामलों ने देश की चिंताएं और दुनिया की चिंताएं एक बार फिर से बढ़ा दी है। 9 हफ्तों तक कोरोना केसेस में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन पिछले हफ्ते 10% कोरोना केसेस में बढ़ोतरी हुई। इसने चिंताओं को बढ़ा दिया है, लिहाजा पाबंदियां भी अब बढ़ा दी गई हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी पाबंदियां हटाए जाने को लेकर WHO ने भी चिंता जाहिर की है। माना जा रहा है कि दुनिया में अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उससे नए वेरिएंट को फैलने का और मौका मिलेगा, और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन मृत्यु दर भी बढ़ेगी। अब स्थिति को समझने के लिए विश्व के हालात भी देखिए। ये वो हालात हैं जो हर उस देश को आगाह कर रहे हैं कि अगर लापरवाही का सिलसिला जारी रहा तो तीसरी लहर घर घर तक पहुंच सकती है। और तीसरी लहर को लेकर व्यवस्था नहीं हुई तो फिर वायरस को बेकाबू होने से कोई नहीं रोक सकता। स्थिति ठीक अमेरिका की तरह हो सकती है, जहां 2 हफ्ते में संक्रमितों की संख्या 350% बढ़ी है, या फिर ब्रिटेन की तरह जहां एक दिन में 50,000 से ज्यादा केस सामने आए, जो पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड है, या फिर स्पेन, कोलंबिया और अर्जेंटीना जैसे हाहाकारी हालात बन सकते हैं, क्योंकि अब भी टॉप 4 संक्रमित देशों में भारत का नाम दर्ज है। पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कुल केस 3,48,87,000 से ज्यादा है। इसके बाद भारत का नंबर है, जहां 3,10,26,800 से ज्यादा मरीज दर्ज हो चुके हैं। इन दोनों देशों के बाद ब्राजील का नंबर आता है, जहां 1,92,62,500 से ज्यादा संख्या दर्ज है। और चौथे पायदान पर रूस है, जहां 59,08,000 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और इसमें सबसे ज्यादा दहलाने वाली खबर यह है कि ये सभी देश इस वक्त कोरोना वायरस के सबसे घातक वेरिएंट से जूझ रहे हैं, जो इशारा है कि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने का वक्त बहुत ज्यादा करीब दिख रहा है। इसलिए सतर्क हो जाएं और सावधानी से समझौता ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वुहान चीन के नक्शे पर मौजूद वो शहर है जिसका नाम सुनते ही हर कोई सिहर जाता है, क्योंकि आशंका जताई जाती है कि वुहान में ही कोरोना वायरस का भीषण विस्फोट हुआ। वुहान की वायरोलॉजी लैब से डेडली वायरस लीक हुआ और उस घातक विषाणु ने दुनिया के तमाम मुल्कों में कोहराम मचाया। लेकिन WHO ने बीते 1.5 साल में कोरोना की हिस्ट्री से जुड़ी किसी भी थ्योरी पर मोहर नहीं लगाई, मगर 20 महीने बाद WHO का सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आया है। WHO चीफ टेड्रोस
एडनम, जिन्हें शी जिनपिंग का जिगरी माना जाता है, उन्होंने ही ड्रैगन की खूनी साजिश का पर्दाफाश किया है। आखिर कैसे, आप खुद देखिए। बीते 20 महीनों में खूनी वायरस ने एक एक करके 40,85,692 लोगों को मौत के घाट उतारा। ऐसा नहीं है कि 20 महीनों बाद ये सिलसिला थम गया है। ऐसा कतई नहीं कि 1.5 साल तक महामारी का कहर झेलने वाली दुनिया में सब कुछ पहले जैसा हो गया। अभी भी खतरा जारी है, शायद पहले से ज्यादा खौफनाक। अभी भी लोग बेमौत मरते जा रहे हैं और डेथ मीटर हर सेकंड बढ़ता जा रहा है तेज रफ्तार के साथ। ये बात हर कोई जानता है कि जानलेवा वायरस का प्रकोप न सिर्फ दुनिया के कोने कोने में फैला, बल्कि उसने ऐसा तांडव मचाया, ऐसी त्रासदी मचाई, जिसकी कल्पना इंसानों ने तो कभी नहीं की थी। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसने इस घातक विषाणु को बनाया? किसने फैलाया? किसने इंसानियत को खतरे में डाला? इस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। भले ही दुनिया के तमाम मुल्क, मेडिकल एक्सपर्ट वायरस वाली साजिश के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन अब भी वायरस की हिस्ट्री से जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। लेकिन 20 महीने बाद पहली बार WHO ने चीनी वायरस पर अपनी जुबान खोली। बीस महीने बाद WHO चीफ ने जिनपिंग के वायरस वाले साजिश के पर्दे उधेड़ी। 20 महीने बाद किलर कोरोना के वुहान थ्योरी पर मोहर लगी। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये वही संगठन है जिस पर कोरोना महामारी को छिपाने के संगीन आरोप लगे थे। इतना ही नहीं, WHO चीफ टेड्रोस एडमन पर तो चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग से सांठगांठ तक के आरोप भी लगे थे। मगर अब उसी WHO ने घातक विषाणु की सबसे सनसनीखेज मिस्ट्री का पर्दाफाश कर दिया है। खुद WHO चीफ ने 20 महीने बाद यह दावा किया है कि कोरोना वायरस की वुहान थ्योरी को खारिज नहीं किया जा सकता। चीन के वुहान लैब से ही वायरस लीक होने के सबूत मिल रहे हैं। जांच में यह भी पता चला कि वुहान लैब में वायरस को बनाया गया। वुहान लैब के साइंटिस्ट वायरस का टेस्ट जानवरों पर कर रहे थे। जानवरों के जरिए ही कोरोना का घातक वायरस इंसानों में फैला। असल में WHO चीफ का ये वो कबूलनामा है जिस पर बीते 20 महीने से पर्दा डाला जा रहा था। मगर देर से ही सही सच सामने आ ही गया। खुद WHO चीफ टेड्रोस एडमन को हकीकत सामने लानी पड़ी। जिनपिंग की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करना पड़ा। ड्रैगन के वायरस वाली साजिश को लेकर WHO की तरफ से जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जानलेवा वायरस से जुड़ा जो सीक्रेट सामने आया है, वो इस बात के संकेत दे रहा है कि चीन ने कोरोना को बतौर जैविक हथियार इस्तेमाल किया। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, मानव जाति का नरसंहार। मगर हैरानी की बात यह है कि आखिर WHO को कोरोना की हिस्ट्री और वुहान लैब की मिस्ट्री का खुलासा करने में 20 महीने का वक्त क्यों लगा? आखिर क्यों 20 महीने तक WHO हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा? क्यों लाखों लोगों को बेमौत मरते देखता रहा? तो इसके पीछे की वजह है WHO चीफ और जिनपिंग के बीच दोस्ताना रिश्ते। आरोप तो यहां तक लगाए गए कि WHO की नाक के नीचे चीन ने कोरोना वायरस को दुनिया में फैलाने का घिनौना काम किया। WHO चीफ को इसकी जानकारी थी, मगर WHO ने चीन पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। मगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते WHO ने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम चीन के वुहान शहर भेजी। हालांकि जिनपिंग ने उस दौरान WHO को वुहान में दाखिल न होने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन चीनी प्रेसिडेंट का सारा प्लान धरा का धरा रह गया। और इसी साल जनवरी महीने में WHO की टीम के 10 मेंबर वुहान में दाखिल हुए। बीते 6 महीने से WHO की इन्वेस्टिगेशन टीम वुहान वायरोलॉजी लैब का चप्पा चप्पा खंगाल रही है। वायरस से जुड़ा एक एक सबूत
तलाश रही। और इसी दौरान जो रिपोर्ट आई है वो चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के सबसे खूंखार प्लान का पर्दाफाश कर रही है। अफगानिस्तान में तालिबान का कोहराम जारी है। तालिबानियों ने एक भारतीय पत्रकार की हत्या कर दी है। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी रॉयटर्स के पत्रकार थे। पिछले कुछ दिनों से लगातार खूनी टकराव को कवर कर रहे थे, लेकिन आज दानिश की तालिबान ने गोली मारकर हत्या कर दी। तालिबान लगातार आक्रामक होता जा रहा है। अफगान एयरफोर्स के पायलटों को भी चुन चुन कर मार रहा है। अफगानिस्तान पर अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर अफगानी आर्मी भी तालिबान पर भारी पड़ रही है। तालिबान के तांडव के बीच आसमानी विध्वंस का एक धुंधला सा दृश्य अफगानिस्तान के आंगन का है। भीषण युद्ध के बीच पदकशा में यह प्रहार किया गया। अफगानी आर्मी ने प्रहार किया है तालिबानियों के अड्डे पर। इस एयर स्ट्राइक में तालिबान का अड्डा धुआं धुआं हो गया। करीब 20 तालिबानी दहशतगर्दों को मटियामेट करने के बाद अफगानिस्तान की सेना ने फिर से छीन लिया है बदकशां प्रांत के कुरनबा मुंतज जिले को। बदकशां में सेना का यह प्रचंड अवतार और कुरनबा मुतंज पर सरकार का कब्जा इसलिए भी अहम है क्योंकि तालिबान समूचे अफगानिस्तान में कोहराम मचा रहा है, बम बारूद बरसा रहा है, इंच इंच जमीन पर कब्जा बढ़ाता जा रहा है। अफगानिस्तान के 50% से ज्यादा हिस्से पर तालिबान अवैध आधिपत्य जमा चुका है। तालिबान के 398 में से 218 जिलों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। 130 जिलों में सेना और तालिबानी आतंकियों के बीच जबरदस्त जंग चल रही। अफगानिस्तान के सिर्फ 75 जिलों में अब सरकार का कब्जा बचा है। सेना और विद्रोहियों की जंग में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। तालिबान की खूनी खेल की वजह से 2 महीने में 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी। खूंखार आतंकी रॉकेट बरसाकर लाशें बिछा रहे हैं। तालिबानी आतंकियों ने अफगानी आवाम और सेना के जवानों के साथ साथ भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की भी हत्या कर दी। साल 2018 में दानिश सिद्दीकी को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वो पिछले कई दिनों से कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में इस पूरे संघर्ष को कवर कर रहे थे। यही है दानिश सिद्दीकी, रॉयटर्स के फोटो जर्नलिस्ट थे। पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित दानिश तालिबान और अफगान स्पेशल फोर्सेस की क्रॉस फायरिंग में फंस गए थे। तालिबानी आतंकियों ने हमला किया, दानिश बेजान हो गए। तालिबानियों की गोली के शिकार हुए दानिश पिछले कुछ दिनों से लगातार इस खूनी टकराव को कवर कर रहे थे। 13 जुलाई को भी दानिश पर रॉकेट से अटैक हुआ था। ट्विटर पर जो वीडियो दानिश ने खुद अपलोड किया था, तब तालिबान ने रॉकेट अटैक किया था अफगानी सेना के काफिले पर। इसमें दानिश अफगान स्पेशल फोर्सेस की गाड़ी में बैठे थे और उनका कैमरा ऑन था। दानिश जिस गाड़ी में थे वो बच गए, लेकिन बाकी 3 गाड़ियां तबाह हो गईं। लेकिन 3 रोज बीतते बीतते काबुल के कातिलों के शिकार हो गए। वो अपने ऑफिशियल असाइनमेंट के ऊपर अफगानिस्तान में गए हुए थे। अपना जो भी उनका काम था वो कवर करने के लिए गए हुए थे और हमें आज आफ्टरनून बिफोर नून ऑफिस से खबर मिली कि वो उनके साथ ही हादसा हो गया है। और उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हिंदुस्तान के साहसी पत्रकार के कत्ल पर कोहराम मचा हुआ है। भारत सरकार ने शोक जताया। अनुराग ठाकुर ने दानिश को बहादुर पत्रकार बताया। राहुल गांधी ने अफसोस जताया, वापस लाने की मांग की। टीवी पत्रकार से फोटो पत्रकार बने दानिश ने देश और दुनिया के तमाम घटनाओं को कैमरे में उतार कर वो मुकाम हासिल किया था जो ख्वाब होता है लोगों का। की लड़ाई से लेकर नेपाल के भूकंप और रोहिंग्या नरसंहार जैसी कई घटनाओं को दानिश ने कवर किया था। दानिश पिछले कई दिनों से अफगानिस्तान में जारी जंग को भी कवर कर रहे थे।
अब हम आपको दानिश के कैमरे से दिखाते हैं कि कांधार में तालिबान का खौफ कैसा है। कुछ यूं बंदूक लेकर घूम रहे हैं तालिबान, सेना को मार रहे हैं, अपना कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं। तालिबान अफगान एयरफोर्सेस के पायलटों को चुन चुन कर मार रहे हैं। तालिबानी जानबूझकर अफगान एयरफोर्स के पायलटों को निशाना बना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में तालिबानियों ने 7 पायलटों की इसी तरह हत्या कर दी। जानकार बताते हैं कि अफगानी पायलटों को अमेरिकी और नाटो बलों ने सैन्य ट्रेनिंग मुहैया कराई है। तालिबान के पास अफगान वायुसेना का मुकाबला करने की ताकत नहीं और इसीलिए वो अफगान पायलटों को निशाना बना रहा है। तालिबान अपने ऊपर आसमानी खतरों को कम करने के लिए अफगानी पायलट्स की हत्या को अंजाम दे रहा है। हालांकि पाकिस्तानी एयरफोर्स का तालिबान को पूरा सपोर्ट है। पाकिस्तान ने अफगान आर्मी और एयरफोर्स को चेतावनी दी कि वो तालिबान और सीमावर्ती इलाकों से हटने की कोशिश न करें। तालिबान को लेकर पाकिस्तान के प्रपंची प्रधानमंत्री से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ यूं करनी काट ली। तालिबान का आपका कंट्रोल नहीं है। इमरान साहब जवाब ले लीजिए। इमरान साहब जवाब ले लीजिए। इमरान सर बस कर यार। इमरान साहब जवाब ले लीजिए। सर आप पे आरोप लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच प्लीज। थैंक यू। डोंट पुश सर। थैंक यू। डोंट पुश। ही इज रिप्लाइंग। पीएम इमरान साहब आप एक जवाब ले लीजिए। क्या तालिबान पे कंट्रोल नहीं है आपका? आप पे आरोप लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने सीधे सीधे इल्जाम लगाया था कि पाकिस्तान खुलकर तालिबान का समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान भले ही तालिबान का सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन खतरा उस पर भी है। पिछले दिनों तालिबान की पाकिस्तानी ब्रांच ने कोहराम मचाया था। वर्ल्ड एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक बार फिर तालिबान का खतरा विश्व के सामने खड़ा हो गया है। तालिबान अकेला नहीं बल्कि उसके साथ 21 बड़े आतंकी संगठन काम कर रहे हैं। इस सूची में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों का नाम भी शामिल है। भारत की चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आतंकी जम्मू कश्मीर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय हैं। तालिबान उन देशों के लिए बड़ा खतरा है जहां पर अफगान सेना और अवाम भाग कर जा रहे हैं। मध्य एशिया के 3 मुल्कों की सरहदें अफगानिस्तान से लगती हैं। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान में तालिबान का खौफ पसरा हुआ है। अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों में जैसे जैसे तालिबान का दखल बढ़ रहा है, मध्य एशियाई देशों की सरकारें अपनी दक्षिणी सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने को लेकर तेजी से कदम उठाने लगी, क्योंकि उन्हें पता है कि तालिबान कभी भी सरहद तोड़कर आतंकी वारदात को आकार दे सकता है। डर इसलिए भी बेहिसाब है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो बेहद बर्बर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। चीन की सेना और पाकिस्तानी आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं रह गया है, क्योंकि दोनों ही भारत में घुसपैठ करने के नए नए तरीके खोज रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को यह पता चला है कि लद्दाख के करीब कुछ इलाके में रेड आर्मी कंक्रीट के बेस कैंप बना रही है। इसके अलावा एक चौंकाने वाली खबर शिनजियांग से भी आई है, जहां सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ ऐसा कैप्चर हुआ है जो बताता है कि चीन इस बार बहुत खतरनाक साजिश रच रहा है। LAC पार का रेड डेंजर, जिनपिंग का मालन हैंगर। जिस जगह यह हैंगर बनाया गया है वो मालन एयर बेस है, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एयरफोर्स का टेस्ट बेस भी है। सवाल है कि मालन एयर बेस के जरिए चीन कौन सी खतरनाक साजिश रच रहा है। सवाल ये कि मालन हैंगर के अंदर PLA के कमांडर और जिनपिंग के साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वो कौन सा राज है
जिसे छिपाने में शी जिनपिंग ने पूरी ताकत झोंक दी है। सैटेलाइट तस्वीरों में कैद पीएलए का सीक्रेट हैंगर 1150 फीट लंबा और 450 फीट चौड़ा है और इस हैंगर के आसपास गाड़ियां भी दिख रही हैं। कुछ लोगों के होने का भी सबूत मिला है। ये गाड़ियां चीन की सेना की हैं। जो लोग दिख रहे हैं वो जिनपिंग के कमांडर और साइंटिस्ट हैं। सैटेलाइट तस्वीरों का बारीकी से मुआयना करने के बाद एक्सपर्ट्स ने यह शक जाहिर किया है कि विशालकाय हैंगर के नीचे पीएलए का एंटी सैटेलाइट लेजर सिस्टम या हाई पावर वाले माइक्रोवेव हथियारों का टेस्टिंग सेंटर हो सकता है। मुमकिन यह भी है कि चीन मालन एयर बेस पर मिलिट्री स्पेस टेक्नोलॉजी के किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर जुटा हो सकता है। मालन एयरबेस के हैंगर से जुड़े कई राज हैं, लेकिन एक चीज तो साफ है कि चीन की साजिश के सेंटर में हिंदुस्तान है। एक जून 2021 को भी शिनजियांग के इसी मालन एयरबेस के नजदीक चाइना की सीक्रेट मिलिट्री साइट की एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें ड्रोन्स को एयरबेस के पश्चिमी हिस्से में एक बड़े आकार के विशाल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हैंगर के पास खड़ा किया गया था। इस तस्वीर में सबसे चौंकाने वाली बात थी ड्रोन के पास फाइटर जेट का देखा जाना। 1 जून को सामने आई तस्वीरों से पहले कभी भी मानव रहित ड्रोन को चीन के लड़ाकू विमानों के साथ नहीं देखा गया था। एक्सपर्ट्स ने जब उस तस्वीर का मुआयना किया तो पता चला कि चीन अपने फाइटर जेट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कर रहा है। 1 जून की तस्वीर का सीक्रेट आउट हुआ ही था कि मालन एयरबेस पर एक बड़े हैंगर की तस्वीर ने फिर से दिल्ली से वॉशिंगटन को सजग कर दिया। अब आपको चीन की एक और नापाक साजिश के बारे में बताते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिक्किम में नाकुला और ईस्ट लद्दाख में एलएसी के पास चीन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जुटा है। चीन कंक्रीट से ये सैन्य शिविर तैयार कर रहा है। खुलासे के बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। मुमकिन है कि पीएलए कंक्रीट के इन स्थायी शिविरों में अपने सैनिकों की तैनाती कर सकता है ताकि एलएसी पर माहौल और तनावपूर्ण बन जाए। चीन की मंशा चाहे जो भी हो, गलवान कांड के बाद यह मैसेज बीजिंग तक पहुंच चुका है कि बुद्ध का देश युद्ध से नहीं डरता और अगर विस्तारवाद के विलन ने जंग थोपी तो 62 से लेकर आज तक सारा हिसाब सूद समेत वसूला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन स्वर्ग से चावल लेकर आया है, ये हम नहीं कह रहे हैं। ऐसे ही दावों के साथ कई पोस्ट सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हैं, जिनमें दावा है कि चीन ने करिश्मा कर दिखाया है, वो स्वर्ग से खास तरह के चावल लेकर आया है। इस दावे के साथ स्वर्ग से आए चावलों की एक तस्वीर भी वायरल है। क्या है इस तस्वीर और स्वर्ग से आए चावलों की हकीकत, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। कभी अपना सूरज बनाता है, जमीन से अंतरिक्ष तक सब कुछ हथियाने की ख्वाहिश में क्या कुछ नहीं करता चीन। के साथ ये तस्वीर भी वायरल हो रही है। इस तस्वीर में अलग अलग 3 जगहों पर रखे धान नजर आ रहे हैं। दाईं और बाईं तरफ मौजूद धान एक पारदर्शी पैकेट में बंद है, जबकि बीच में धान के कुछ दाने खुले रखे हैं। इन दानों में अंकुर फूट रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसे चीन स्वर्ग से लेकर आया है। ये आम धान से ज्यादा लंबे हैं। इनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर बताई जा रही है। चीन के स्वर्ग से चावल लाने की बात ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी।
स्वर्ग का दंत और पौराणिक कथाओं में जिक्र तो है, लेकिन स्वर्ग जैसी कोई भी चीज है या नहीं, और अगर है तो फिर कहां पर है, इस बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। ऐसे में चीन का स्वर्ग से चावल लाने का दावा अपने आप में हैरान करने वाला है। चीन अपने आप में ही एक रहस्यमय देश है। खुद को ताकतवर और श्रेष्ठ साबित करने के लिए वो आए दिन नए नए आविष्कार करता है, नए नए प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी करता है, दुनिया से झूठ बोलता है। अब ये भी कहीं चीन की कोई नई कारस्तानी ही तो नहीं, ये जानने के लिए हमने इस दावे की पड़ताल शुरू की। इंटरनेट पर पड़ताल के दौरान हमें चीन के सरकारी मीडिया हाउस ग्लोबल टाइम्स का ये आर्टिकल मिला, जिसमें साफ शब्दों में लिखा था कि चीन स्पेस से पहली बार चावल लेकर आया है। चीन ने कारनामा कुछ दिन पहले ही किया है। हमें चीन के ही न्यूज चैनल CGTN का एक YouTube वीडियो भी मिला। दावे के साथ वायरल तस्वीर को इसी वीडियो से निकाला गया था। CGTN के मुताबिक ये चांग E5 की अंतरिक्ष से आई तस्वीरें हैं, जिसमें चावल के पौधे परीक्षण क्षेत्र में उगते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल चीन ने पिछले साल नवंबर में चंद्रयान भेजा था। चंद्रयान के साथ चीन ने धान के बीज भी अंतरिक्ष भेजे थे। अंतरिक्ष में ये बीज ब्रह्मांडीय विकिरण और जीरो ग्रेविटी के इनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर बताई जा रही है। धान के इन दानों को चीन ने स्पेस राइस का नाम दिया है। चीन का दावा है कि इन बीजों को धरती पर बोने से इनकी पैदावार ज्यादा होगी, साथ ही इनकी क्वालिटी मौजूदा चावल से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। चीन 1987 से चावल और दूसरे फसलों के बीज को अंतरिक्ष में ले जा रहा है। यह बताया जाता है कि 200 से अधिक फसल हैं जिनके साथ चीन ऐसा कर चुका है, और यह भी कहा जा रहा है कि चीन ने लगभग 24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती करने के लिए अंतरिक्ष से लाए गए बीजों का इस्तेमाल किया है। जिसे चीन पहले भी कई दूसरी फसलों के साथ कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। सहारनपुर के एक बिजनेसमैन ने शिव कुमार गुप्ता 1993 में इनके 3 बेटे दक्षिण अफ्रीका गए, खुद का काम शुरू किया और देखते ही देखते तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते गए। जिस काम में हाथ डाला उसमें से मुनाफा ही निकला। देखते ही देखते सहारनपुर के ये 3 शख्स दक्षिण अफ्रीका के सबसे पावरफुल पर्सनालिटी बन गए। इतने पावरफुल कि इनके इशारे पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा नाचने लगे। आज सहारनपुर के गुप्ता ब्रदर्स और जेकब जुमा की वजह से दक्षिण अफ्रीका सुलग रहा है। दावा किया जा रहा है कि दंगे के पीछे गुप्ता ब्रदर्स की साजिश है। क्या है सच, देखिए इस रिपोर्ट में। 8 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा ने अदालत के सामने सरेंडर किया और 9 जुलाई से दंगों की चादर में मंडेला का मुल्क झुलस गया। सड़क पर उतरकर गोलियां दागी जा रही, दुकानें लूटी जा रही, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही। कई इलाकों में रेप की घटनाएं सामने आई। नौबत यहां तक आ चुकी कि दंगाइयों से निपटने के लिए 25,000 सैनिकों की तैनाती की गई। एक राष्ट्रपति के सलाखों के पीछे पहुंचने पर एक मुल्क लहूलुहान हो गया। ये किसने किया? किसकी साजिश की सजा दक्षिण अफ्रीका भुगत रहा है? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। सोशल मीडिया पर दक्षिण अफ्रीका में छिड़े दंगे को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे मैसेज शेयर किए जा रहे हैं जिनमें दंगों का मास्टरमाइंड गुप्ता ब्रदर्स को बताया जा रहा है। अजय गुप्ता, अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता। जैकब जुमा की सरकार में इन तीनों के हाथ में सरकारी खजाने की चाबी थी। खनन से लेकर टेक्नोलॉजी तक और सिविल एविएशन से लेकर मीडिया तक दक्षिण अफ्रीका में गुप्ता ब्रदर्स की तूती बोलती थी। कहा जाता है कि गुप्ता ब्रदर्स ने जैकब जुमा के परिवार वालों और करीबियों को अपनी कंपनी में मोटी सैलरी पर नौकरी दी। इसके बदले गुप्ता ब्रदर्स ने सरकार में पैठ बनाई और इंटरनल सेटिंग के जरिए कई टेंडर्स हासिल किए। 9 मई 2009 से लेकर 14 फरवरी साल 2018 तक दक्षिण अफ्रीका में जैकब जुमा की सरकार थी। इन 9 सालों में गुप्ता ब्रदर्स ने अपनी संपत्ति बेहिसाब बढ़ा ली।
यही वो वक्त था जब जुमा सरकार पर करप्शन के कई आरोप लगे। जुमा राष्ट्रपति पद से हटे तो उनके खिलाफ करप्शन की जांच शुरू। गुप्ता ब्रदर्स को लगा कि अब उनका बचना नामुमकिन है, तो वो यूएई भाग गए। जैकब जुमा को 15 महीने की सजा हुई और इस ऐलान के कुछ ही घंटे बाद दक्षिण अफ्रीका में दंगे भड़क गए। दंगे भड़काने वाले जैकब जुमा के समर्थक थे। जैकब जुमा जूलू जाति के। दक्षिण अफ्रीका में जूलू आबादी सबसे ज्यादा है, इसीलिए दंगों का प्रसार होता गया और हत्या लूटपाट बढ़ती गई। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि जैकब जुमा को सजा सुनाने का बदला लेने के लिए गुप्ता ब्रदर्स ने जुमा के सपोर्टर्स को भड़का दिया और उन्हें दंगा करने के लिए कहा। लेकिन गुप्ता ब्रदर्स के सपोर्टर्स और उनकी कंपनी से जुड़े लोग कहते हैं कि दंगों के पीछे गुप्ता बंधुओं का कोई रोल नहीं। हालांकि लीक हुए दस्तावेजों और सबूतों से यह साफ है कि गुप्ता ब्रदर्स ने साउथ अफ्रीकी सरकार को अपनी जेब में रखा हुआ था और जमकर भ्रष्टाचार भी किया था। पाप का घड़ा भरा तो दक्षिण अफ्रीका छोड़ना पड़ा। आज इंटरपोल गुप्ता ब्रदर्स को तलाश कर रही है। मुमकिन है कि इनकी करप्शन कुंडली में दंगों की साजिश भी जुड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पश्चिमी यूरोप में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि कई देशों की सूरत बिगड़ गई है। जोरदार बारिश और तूफान की वजह से जर्मनी से लेकर कनाडा तक भारी तबाही मच गई। कुदरत के कहर से इस कदर लोग परेशान हैं कि 60 लोगों की मौत हो गई है और 1300 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। बताया जा रहा है कि पूरे यूरोप में 100 साल में ऐसी तबाही नहीं देखी गई। हालात ये हैं कि मलबे और दहशत में डूबे शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए यूरोप के दिल दहला देने वाले हालात। पश्चिमी यूरोप में कोहराम, बारिश पाड़ ले रही जान। 100 साल बाद ऐसा सैलाब, कई देशों की हालत खराब। जर्मनी में करीब 60 की मौत, 1300 लोगों की अब भी तलाश। बह गई गाड़ियां, ढह गए घर, मलबे में तब्दील यूरोप के शहर। 100 साल में ऐसा नहीं हुआ जैसा जर्मनी के लोग देख रहे हैं। कुदरत के कोहराम की तस्वीरों को लोग मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोनों तरफ अपार्टमेंट और बीच से बह रहा है सैलाब। ऐसा लगता है कि नदी के दोनों किनारों पर मकान बना दिए गए। लहरें इतनी ताकतवर है कि लोहे से बनी चीजें भी तैर रही। ये पश्चिमी जर्मनी का एक इलाका है। मोबाइल कैमरे के बाद आसमान से ली गई तस्वीर देखी। जमीन डूब चुकी है, सिर्फ घरों की छतें और पेड़ नजर आते हैं। हर तरफ मलबा फैला है, घर ढह गए, पेड़ उखड़ गए। जोरदार बारिश और बाढ़ ने शहर को डुबोने के साथ उजाड़ भी दिया है। फ्लैश फ्लड की वजह से हर जगह कीचड़ जमा है। गाड़ियां कहीं पेड़ के नीचे दबी तो कहीं लहरों में बहकर नदी में पहुंच गईं। जर्मनी में अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। 1300 लोग बारिश और बाढ़ के बाद से लापता है। पुलिस के अलावा 200 सेना के जवानों को रेस्क्यू में लगाया गया है। नाव और हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 24 घंटे में 100 से लेकर 150 मिलीमीटर बारिश हुई। गुरुवार को पश्चिमी जर्मनी में पहले आसमान से आफत की बारिश हुई और फिर नदी से ऐसा सैलाब आया कि जमीन पर मौजूद हर चीज बहने लगी। फेंस में चढ़ी हुई गाड़ी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस इलाके में कितनी तेज लहरों वाला सैलाब गुजरा है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर जर्मनी के राइनलैंड पलाचिनेट और उत्तरी राइन वेस्टफेलिया प्रांतों में। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस आपदा की अहम वजह जलवायु परिवर्तन। जर्मनी का पड़ोसी भी बेहाल है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। सड़क डूब चुकी है, ग्राउंड फ्लोर में पानी और कीचड़। लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। आफत का सैलाब गुजर चुका है, बारिश रुक चुकी है।
लेकिन बेल्जियम को इस तबाही से उबरने में काफी वक्त लगेगा। दुकानों और घरों में रखा सामान बर्बाद हो चुका है। सड़क पर गाड़ी चलाना मुमकिन नहीं रह गया है। इसलिए फिलहाल लोगों की जिंदगी रेस्क्यू टीम के भरोसे है। बाढ़ की वजह से बेल्जियम में 6 लोगों की मौत हो गई। नीदरलैंड में हर तरफ सन्नाटा नजर आ रहा है। सड़क, पार्क, हाईवे सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गुरुवार को नीदरलैंड में भी इतनी बारिश हुई कि सीवर सिस्टम और पानी निकालने के तमाम इंतजाम फेल हो गए। हर तरफ शहर में सड़क पर पानी जमा है। नीदरलैंड में फिलहाल सभी लोगों की जिंदगी सुरक्षित है, लेकिन नदी के किनारे बसे इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अगर आप कंप्यूटर के जानकार हैं और हैकर्स की डर्टी ट्रिक को रोक पाने में आपको महारत हासिल है, तो यकीन मानिए ये टैलेंट आपको अरबपति बना सकता है, वो भी चंद मिनट में एक इंफॉर्मेशन देने पर। जी हां, सुपर पावर अमेरिका ने एक ऐलान किया है। ऐलान ये कि जो भी अमेरिका को एक खुफिया जानकारी देगा उसे 7.5 अरब का इनाम दिया जाएगा। आखिर वो कौन सी जानकारी है जिसे हासिल करने के लिए अमेरिका पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार है? आप खुद देखिए। सुपर पावर अमेरिका हैरान है। व्हाइट हाउस में मौजूद खुफिया वॉर रूम में खलबली मची है। प्रेसिडेंट बाइडेन भी सन्न है, क्योंकि एक अदृश्य हमलावर अलग अलग तरीकों से अमेरिका को मुसीबत में डाल रहा है। सिलसिलेवार ढंग से व्हाइट हाउस पर अटैक कर रहा है। मकसद सिर्फ एक है, अमेरिका से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाना, महाशक्ति अमेरिका की सीक्रेट फाइल्स को चोरी करना। रेसमवेयर अटैक। इस वक्त अमेरिका इसी मुसीबत से जूझ रहा है। दुनिया के किसी खुफिया अड्डे पर बैठकर हैकर्स की पूरी टीम अमेरिका को खोखला करने में जुटी है। रेसमवेयर अटैक के जरिए कई जानकारियों को चुराया जा रहा है। लिहाजा अमेरिका ने भी अब इसी परेशानी से लड़ने का मन बनाया है। इसके लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने बड़ा ऐलान किया, और वो है कि जो भी रेसमवेयर अटैक की जानकारी देगा उसे अमेरिका 7.5 अरब रुपए का इनाम देगा। हालांकि अमेरिका ने इस मामले पर रूस और चीन पर शक जताया है, लेकिन अब तक बाइडेन के हाथों में कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिसके आधार पर कोई एक्शन लिया जाए। ऐसे में अमेरिका ने खुलेआम ये घोषणा कर दी कि जो भी रेसमवेयर अटैक की थ्योरी को सुलझाएगा उसे अमेरिका माला माल कर देगा, चाहे वो शख्स हैकर्स ही क्यों ना हो। बिहार में शराब बंदी है, लेकिन ये सिर्फ नाम की है। कहीं लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, तो कहीं शराब माफिया पुलिस वालों को मार रहा है। एक ही दिन में ये दोनों खबरें बिहार के 2 जिलों से आई हैं। बेतिया में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हुई है, तो दरभंगा में शराब माफियाओं ने एक पुलिस वाले को कुचल दिया। ये जो सफेद गाड़ी, ये एक पुलिस वाले को कुचल कर खड़ी है। इसमें शराब रखी और ये गाड़ी उस बिहार के दरभंगा में मिली जहां शराब बंदी। शराब खरीदने, शराब बेचने और शराब पीने पर सख्त पाबंदी। हुआ है ये कि दरभंगा के क्वेटा इलाके में आधी रात को शराब से भरी गाड़ी जा रही थी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने पुलिस वाले को कुचल दिया। इलाज के दौरान कांस्टेबल की मौत हो गई। शराब को पकड़ने की कोशिश के क्रम में इन लोग जो कि शराब लदे स्कॉर्पियो पर सवार व्यक्ति द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर के घसीट किया गया है, जिससे इसकी हत्या हुई है। इस संबंध में गंभीर से गंभीर कांड दर्ज करके जो उससे नियमानुकूल धाराओं में अंकित करके अंतर कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी और ड्राइवर पकड़े गए, बाकी फरार हो गए। पुलिस धरपकड़ में जुटी, लेकिन जिस जगह पर शराब माफियाओं ने पुलिस को कुचल दिया, वहां से पौने 200 किलोमीटर दूर शराबबंदी वाले बिहार में शराब सौदागरों ने 8 गांव वालों को जहर पिलाकर मार दिया। मोतिहारी के लौरिया थाना क्षेत्र के देवरव गांव में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई। अभी मेरे गांव से, सिर्फ देवरुआ गांव से अभी तक 4 लोगों की स्थिति माने ये मौत से हुई है। और अगल बगल गांव के भी सूचना मिली। हाँ, अगल बगल गांव से भी सूचना मिली कि जोगिया से एक आदमी मरा है, तेलपुर से एक आदमी मरा है और पंडापट्टी से भी एक आदमी मरा है। यानी 8-9 लोगों की मौत। हाँ, 8-9 लोगों की मौत हुई। सब जहरीली शराब। सब जहरीली।
हालांकि पुलिस कह रही है कि 6 की ही मौत शराब पीने से हुई है, लेकिन हुई है और उस बिहार में हुई है जिस बिहार में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। शराब बेचने, खरीदने, रखने और पीने पर प्रतिबंध है, सजा की व्यवस्था है। इसके बावजूद धड़ल्ले से बिहार में शराब बेची जा रही है, लोग पी रहे हैं और पीकर मर भी रहे हैं। बगहा में पुलिस ने आलू से भरे ट्रक से 350 कार्टन शराब पकड़ी। एक रिपोर्ट बताती है कि ट्राई स्टेट होने के बावजूद बिहार में महाराष्ट्र से ज्यादातर लोग शराब पी रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 15.5% पुरुष शराब का सेवन करते हैं। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 15.8% और शहरी इलाकों में 14% लोग शराब पीते हैं। बिहार के शहरी इलाकों में 0.5% व ग्रामीण क्षेत्रों में 0.4% महिलाएं शराब पीती। इसके बावजूद बिहार सरकार के सरदार शराबबंदी का ढोल पीटते रहे। नीतीश कुमार शराबबंदी को सफल बताते हैं, लेकिन बार बार शराब माफिया मुख्यमंत्री के दावों को दारू की दरिया में बहा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।